आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th का मैथ का कुछ ऐसे क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% ही पूछे जाते हैं। तो आप सब वीडियो पे बने रहेगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्लास 10 गणित वास्तविक संख्याएँ। आज मैं ऐसे क्वेश्चन को बताऊँगा जो 100% बोर्ड में आएगा ही आएगा। तो चलिए इसमें आपका क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 6q+5 के रूप का होता है जब q कोई पूर्णांक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोगों को करना क्या है, तो सबसे पहले आप लोगों को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ज्ञान होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखेंगे यूक्लिड 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 ठीक है, यूक्लिड विभाजन 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 प्रमेयिका से प्रमेयिका से। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या, इसको समझ लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक संख्या है a, ठीक है, और इसको हम लोग b से भाग देते हैं। कोई संख्या a है, इसको b से भाग दिया जाता है तो भागफल क्यों आ जाता है और शेषफल r आ जाता है। तो इसको हम सब लिखते कैसे हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता क्या है कि देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, इसको जोड़ दीजिए, इसका क्या करना है आपस में इन दोनों का गुणा करना है और इसको जोड़ देना है तो उत्तर कितना आ जाएगा a। ठीक है, तो इसी को लिखना है। तो यहाँ हम सब लिखेंगे कि a बराबर, ठीक है, क्या किए थे a, इसमें b में क्यों का गुणा किए थे तो b क्यों, ठीक है, और प्लस क्या किए थे r को जोड़ दिए थे तो r। तो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हो गया। ठीक है, यहाँ हम लोग थोड़ा सा दर्शा देंगे कि 0 छोटा होगा या बराबर होगा r से, ठीक है, छोटा होगा या बराबर होगा r से, या r छोटा होगा b से। ठीक है, r छोटा होगा b से। इतना हो गया। अब देखिए अब क्या करना है, बस आप लोगों को अब कुछ नहीं करना है, बस स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसको हम सब कंडीशन 1 बना लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 1। अब हमको सिद्ध क्या करना था, अब क्या करना है, देखिए हम लोगों को सिद्ध क्या करना था, यहाँ 6 है ना, यहाँ 6 है तो अब हम सब यहाँ क्या रखेंगे, b की जगह पे क्या रखेंगे 6 रखेंगे। अगर यहाँ कुछ और होता तो b की जगह कुछ और रखते। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे b बराबर, या समीकरण 1 बनाए थे तो समीकरण 1 में b बराबर 6 रखने पर, समीकरण 1 में b बराबर 6 रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 में b बराबर हम सब 6 रख देते हैं। तो चलिए समीकरण a हमारा है a बराबर, अब b की जगह क्या रख दिए 6, ठीक है, अब ये q प्लस r। इतना हो गया। जब इतना हो गया तो अब क्या करना है, अब दोस्तों इसमें एक काम आप लोगों को करना है कि r का मान बारी बारी से हम लोगों को, अब देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए ये आपका 6 कोई संख्या थी, जब भी आपका जो शेषफल आएगा वो 6 से कम ही आएगा, अर्थात 0 आ सकता है। ठीक है, यहाँ हम सब थोड़ा सा दर्शा देते हैं, जहाँ ठीक है r बराबर, r का मान क्या आ सकता है, जहाँ शेषफल क्या आ सकता है, इससे जो जिससे भाग हम लोग देते हैं उससे शेषफल हमारा कम ही होता है। तो या आपका 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या फिर 5 आ सकता है। अब इसके बाद जाएंगे तो 6 आएगा, तो 6 आएगा तो 6 से भाग तो पूरा चला जाएगा, तो इतना r की जगह पे आ सकता है। तो अब बारी बारी से हम लोग जहाँ r है जो हम लोग समीकरण बनाए हैं, बारी बारी से इन सभी वैल्यू को r की जगह पे क्या करेंगे रखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग रखते हैं, यहाँ लिखेंगे कि यदि r बराबर, ठीक है, यदि r बराबर 0 हो, ठीक है, तब क्या होगा, जब r का मान 0 होगा तब हम सब क्या लिख सकते हैं, तब यहाँ लिखेंगे a बराबर, इसमें रखेंगे, ठीक है, r का मान क्या रखेंगे 0, तो 6q प्लस, अब r की जगह क्या रख दिए 0 रख दिए, तो हमारा निकल के क्या आ गया a बराबर 6q। ठीक है, 0 को जोड़ेंगे तो 6q ही रहेगा।
अब फिर से आप लोगों को मैंने क्या बताया कि बारी बारी से सबको रखना है। तो फिर से लिखिए, यदि ठीक है, यदि r बराबर 1 हो, यदि r बराबर 1 हो तब फिर क्या होगा, तब क्या होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अच्छा ये जो हम लोग बनाए थे इसमें अगर 2 से भाग देंगे, देखिए 2 से इसमें भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो यहाँ हम सब लिख सकते हैं कि 2 से विभाज्य है। क्या लिखेंगे, 2 से विभाज्य है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे 2 से विभाज्य है। अब क्या करेंगे, अब r का मान क्या रखेंगे, 1। तो हमारे पास समीकरण था a बराबर 6q प्लस r था, अब r की जगह हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो देखिए ये तो 2 से विभाजित हो जाएगा लेकिन 1 नहीं विभाजित होगा। तो यहाँ फिर से लिख देंगे 2 से विभाज्य ठीक है, नहीं है। इसमें क्या लिखेंगे, नहीं है, क्योंकि इसमें 2 से पूरा भाग इसमें पूरा पूरा नहीं जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब फिर से रखेंगे, यदि r बराबर 2 हो, यदि r बराबर 2 हो। ठीक है, जब r बराबर 2 होगा तब क्या लिखेंगे, तब फिर से यहाँ वहीं आप लोगों को काम बार बार करना है। a बराबर 6q प्लस, अब यहाँ क्या लिख देंगे 2। तो देखिए 2 से भाग इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा। तो फिर से यहाँ लिखेंगे 2 से विभाज्य है। ठीक है, 2 से विभाज्य है। अब फिर क्या करेंगे दोस्तों, अब देखिए फिर वही काम करेंगे। यदि बारी बारी से आप लोगों को सबको रखना, कब तक, 5 तक रखना है। तो यदि r बराबर 3 हो, यदि r बराबर 3 हो तब क्या होगा, फिर से वही काम, a बराबर 6q अब प्लस r की जगह क्या रख देंगे 3। अब देखिए 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं है, तो फिर लिख देंगे यहाँ 2 से ठीक है, विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। अब फिर क्या करेंगे, अब r बराबर 3 रख दिए। अब फिर से रखेंगे यदि r बराबर, ठीक है, क्या रखना है, अब 4 रखना हो। ठीक है, 4 हो तब क्या होगा, देखिए तब फिर a बराबर 6q प्लस r की जगह क्या रख देंगे 4। अब देखिए 4 2 से विभाजित हो गया, तो फिर यहाँ लिखेंगे 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। ऐसे बारी बारी से आपको बस रखते जाना है। फिर से क्या करना है, यदि r बराबर 5 हो, r बराबर क्या हो 5, तब क्या करेंगे, तब फिर से वही काम, a बराबर 6q प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे 2 से विभाज्य, देखिए 5 है, विभाज्य नहीं है, तो क्या लिखेंगे, नहीं है। ठीक है, अब देखिए हम लोग बारी बारी से सभी को रख दिए, 0 से 5 तक हम सब इसको रख दिए। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों को सिद्ध करना था कि 6q, देखिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ फिर से एक बार। ठीक है, देखिए आप लोगों को सिद्ध करना था कि 6q प्लस 1। ठीक है, अब देखिए हम लोगों को सिद्ध करना था कि धनात्मक विषम पूर्णांक है या नहीं है, मतलब इस रूप का है कि नहीं है। तो इसमें हम लोग चेक करेंगे क्या 6q प्लस 1 आया है, 6q प्लस 3 आया है, 6q प्लस 5 आया है कि नहीं आया है। तो अगर ये तीनों आए होंगे तो लिखेंगे कि धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में लिखा जा सकता है या होता है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं इसको बारी बारी से कि आया है कि नहीं आया है। तो देखिए 6q प्लस 1 आया है, यहाँ पे 1 हो गया, 6q प्लस 3 आया है, हो गया, 6q प्लस 5 भी आया है, देखिए 6q प्लस 5 भी आया है। ठीक है, जब आया है तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे अतः। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अतः ठीक है, अतः 6 शेष पूर्णांक, अतः शेष पूर्णांक 6q प्लस 1। ठीक है, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। ठीक है, विषम है, क्या है, विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। ठीक है, इतना आपका हो गया। तो कौशल तो यहाँ मानेंगे कि माना करड़ी में 5 1
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इतना मान लेना। ठीक है, जब परिमेय संख्या है तो इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ जो ये हमारा क्यू है, क्यू का मान 0 नहीं हो सकता है, क्यू का मान 0 नहीं हो सकता। ठीक है, जब इतना हो गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए आप लोगों ने क्या किया है कि जब माने हैं कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, तो जब परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो पी बाई क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, √5। क्लियर हो गया। अब क्या करना है, इसके दोनों साइड का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। क्लियर। तो देखिए जब इसका वर्ग करेंगे तो पी स्क्वायर बटे हमारा क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू किसी भी रूट वाली संख्या का वर्ग करते हैं तो करड़ी सिर्फ हटा देना है। तो √5 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। अब क्या करना है, तिरछे गुणा कर लीजिए। तो p का 1 में गुणा करेंगे तो पी स्क्वायर बनेगा इक्वल टू इसका इसमें करेंगे तो 5 स्क्वायर। ठीक है, अब क्या काम करना है कि यहाँ से क्यू स्क्वायर की वैल्यू को निकाल लेना है। तो क्यू स्क्वायर बराबर 5 कहाँ जाएगा, बट्टे में, तो पी स्क्वायर के बट्टे में क्या हो जाएगा, 5। अब दोस्तों क्या करना है, अब देखिए पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, तो यही लिखना है यहाँ पर कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। पी स्क्वायर कितने से विभाजित है, 5 से। अगर आपका 2 रहता तो 2 से विभाजित करते। ठीक है, और देखिए जब पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, इतना लिखने के बाद, ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब देखिए अब फिर से एक बार मान लेना है कि माना, ठीक है, माना p बराबर, ठीक है। देखिए जब यहाँ 5 आप लोगों को सिद्ध करने के लिए था, करड़ी में 5, अगर करड़ी में 2 दिया रहता तो ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ p बराबर मान लीजिए आपकी 5m है। अगर आपको करड़ी में 2 सिद्ध करने के लिए रहता तो यहाँ 2m मानते, करड़ी में 3 सिद्ध करने के लिए रहता तो 3 मानते। ठीक है, जो दिया रहता वहीं आप लोग यहाँ मान लेते। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखिए अब इसका क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग फिर से कर दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर इसका वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग करेंगे तो 25 और ये आपका m स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, देखिए आप लोगों ने ऊपर निकाला है कि क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए आप लोगों ने निकाला है, इसको कंडीशन फर्स्ट बना लीजिए कि पी स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर। तो अब इसका क्या करेंगे, यहाँ देखिए पी स्क्वायर निकाले हैं तो यहाँ लाकर इसके में मान रख दीजिए, इसको समीकरण 2 बना लीजिए। अब समीकरण 1 का मान समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 का मान, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 है क्या, पी स्क्वायर बराबर 25m स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए पी स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ रख देना है। तो पी स्क्वायर बराबर आया कितना था, 5 स्क्वायर इक्वल टू 25m स्क्वायर। अब क्या काम करेंगे, देखिए अब एक काम करें कि यहाँ से आप लोग m स्क्वायर की वैल्यू को निकाल लीजिए। ठीक है, यहाँ m स्क्वायर की वैल्यू को निकालेंगे तो हमारा जो 25 है वो कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में। ठीक है, 5 स्क्वायर बटे 25। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, 5 कम 5, 5 पंजे 25 हो गया। अब देखिए तो m स्क्वायर बराबर हमारे पास कितना आ गया, क्यू स्क्वायर बटे 5। तो आप लोगों ने पहले लिखा था ना कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित था, तो इसमें लिखना है क्या, क्यू स्क्वायर। ठीक है, 5 से विभाज्य है या विभाजित है। तो हमारा क्यू भी, ठीक है, 5 से
विभाजित होगा, विभाजित होगा। ठीक है, इतना करने के बाद आप लोगों को अब करना क्या है, अब बस कुछ नहीं, अब ज़्यादा नहीं लिखना है। अब यहाँ पे एक लाइन और लिखना है कि यहाँ लिखेंगे हम सब कि P और Q, P और Q के, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड या यहाँ अभाज्य गुणनखंड न लिख करके मस्त लिख दीजिएगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, एक है। P और Q के अभाज्य गुणनखंड एक है। अतः करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब चलिए अपने सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो आप दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। जब आप लोगों को दो संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन हो तो आप लोगों को क्या करना है, दोनों संख्याओं को मान लेना है। तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है, हल लिखेंगे, हल, ठीक, यहाँ हल लिख दिए। अब यहाँ मान लेंगे, माना दोनों संख्याएं, ठीक है, x तथा y हैं। ठीक है, अब देखो, अब क्या कर रहा था, दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। तो यहाँ लिखेंगे पहली शर्त के अनुसार। तो पहली शर्त क्या कर रहा है, इसमें देखो दो शर्त दिया होगा, एक आप लोगों को दिया है दो संख्याओं का अंतर 26 है, और देखिए दूसरी की शर्त में क्या था, एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है। तो पहली शर्त के अनुसार जब हम लोग लिखे हैं तो अब क्या करेंगे, दोनों का अंतर का था, जो संख्या आपका x है और जो y है, इन दोनों का क्या करना है, अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना। तो x माइनस वाई बराबर कितना दिया है, 26। अब इसको आप लोग क्या करिए, कंडीशन 1 बना लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी शर्त के अनुसार। यहाँ लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार। तो दूसरी शर्त के अनुसार क्या करेंगे, तो देखिए, अब देखिए इसमें क्या कर रहा था कि एक संख्या हमारी क्या थी, x थी, और दूसरी की संख्या क्या थी, y थी। करा एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो 3 गुनी अगर हम लोग इसको कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो पहली वाली 3 गुनी है तो दूसरी वाले को 3 गुनी कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। इसको क्या करें, कंडीशन सेकेंड बना लेते हैं। जब सेकेंड बन गया तो अब देखिए समीकरण 2 का मान ले जा करके समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। ठीक है, क्योंकि x का मान निकल गया तो x का मान इसमें रख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण, ठीक है, 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो x माइनस वाई इक्वल टू 26 है। अब देखिए x बराबर 3y आया था, तो जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, 3y माइनस आगे क्या है, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 26। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ से देखिए 3y में से 1y घटा देंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 2y इक्वल टू कितना हो गया, 26। अब देखिए y का मान निकालेंगे, 2 कहाँ जाएगा, बट्टे में, तो 26 के बट्टे में क्या हो गया, 2 काट लेंगे तो 13 आ जाएगा। तो y का मान कितना आ गया, y का मान आपके पास आ गया 13। तो y बराबर कितना हो गया, 13। अब y का मान ले जाकर समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। यहाँ 2 बनाए हैं ना यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या था, x बराबर 3y। ठीक है, अब देखिए x छोड़ देते हैं, 3y का मान अभी भी आया है आप लोगों का 13, तो 13 रख देते हैं। तो अब देखिए 13 3 कितना हो गया, 39। तो आपकी दोनों संख्याएं आ गई। पहली संख्या कितनी थी, पहली संख्या को x माने थे तो x कितना आ गया, 39। और दूसरी संख्या कितनी हो गई, दूसरी संख्या y माने थे तो y का मान कितना आ गया था, 13। देखिए y का मान 13 आया और x का मान 39 आया, तो दोनों हमारी संख्याएं आ गई 39 और 13। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन आप लोग का निर्देशांक ज्यामिति से है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को सिलेबस में यही बस बचा है, दूरी पर क्वेश्चन बचा है, और ये आपका अंतःविभाजन और बाह्यतः विभाजन पे यही बचा है। 2 आप लोगों को टॉपिक बचे हैं, तो इसमें से मैंने एक टॉपिक को लिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या करा, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 संबंधित 3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो अंतः विभाजन का इसमें क्या लगाना है, फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लेना है।
तो उस बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है। तो मान लीजिए माना उस बिंदु का निर्देशांक x, y है। मान लीजिए कि जो पूछ रहा था उस बिंदु का निर्देशांक क्या है, x, y। ठीक है। अब देखिए हमारे पास दो निर्देशांक थे, तो जिसमें देखिए ये वाला हमारा होता है x1, y1, x2, y2। तो सबसे पहले हम लोग मान को लिख देंगे। x1 हमारा कितना है, -1। देखिए ये x1 होता है, दूसरा वाला ये x2, फिर ये y1, फिर ये y2। तो x1 पता हो गया। अब क्या निकाल लेंगे, फिर x2 पता कर लीजिए। x2 कितना है, 4 है। ठीक है। अब फिर y1 पता कर लीजिए, ये बताया है आपको y1 और ये y2। तो y1 कितना है, 7, फिर y2 कितना होगा आपका -3। ठीक है। अब देखिए अनुपात दिया है, तो अनुपात को हम लोग m1 संबंधी m2, ठीक है, इस अनुपात में। तो आपका ये m1 हो जाएगा और ये m2 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे m1 = आपका हो गया 2, ठीक है, और आपका m2 हो गया कितना, 3। ठीक है। अब यहाँ फार्मूला लगाएंगे अंतः विभाजन का। ठीक है। तो अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक, अंतः विभाजित करने वाले यहाँ लिख दीजिएगा विभाजित। ठीक है। विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। ठीक है। = आप क्या करेंगे, यहाँ फार्मूला लिख देंगे। तो आपका फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 हो गया, m1 x2 प्लस m2 x1 होल बाई m1 प्लस m2 कॉमा। ठीक है। अब देखिए m1 y2, ठीक, प्लस m2 y1 होल बाई m1 प्लस m2, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है। अब इसी फार्मूले को जो हम लोगों को ऊपर मान दिया था, बस यहाँ पे रख करके आप लोगों को इसको हल कर देना है और कुछ नहीं करना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए m1 आपका कितना था, m1 था 2, तो m1 यहाँ क्या रखेंगे, 2, इंटू बीच में होता है, इंटू लगा लीजिए। x2 कितना है, 4, देखिए x2 कितना है, 4, प्लस m2 कितना है, m2 हमारे पास 3 है, इंटू x1 कितना है, -1, तो -1 हो गया, बटे m1 कितना है, 2, m2 कितना है, 3 रख दिए, कॉमा, m1 कितना है, 2, ठीक है, y2 कितना है, -3, तो -3 रख दिए, प्लस m2 कितना है, 3 रख दिए, इंटू y1 कितना है, तो y1 आपका कितना है, 7 हो गया, होल बाई m1 कितना है, 2, m2 कितना है, 3 हो गया इतना। अब क्या करना है दोस्तों, इसको सॉल्व कर लेना। देखिए 2 चौके 8 हो गया। देखिए प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 × 3 बटे 3 और 2 कितना हो गया, 5, कॉमा लगा लीजिए बीच में। देखिए यहाँ माइनस हो जाएगा, -3 दूना 6 प्लस 7 3 21 बटे 3 2 कितना हो गया, 5 हो गया इतना। अब देखिए अब क्या करना है, 8 में से 5 को घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा आपके पास, 8 में से 3 घटा दीजिए कितना बच जाएगा, 5, 5 के बट्टे में 5 हो गया, कॉमा। देखिए 21 में 6 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 15, 15 के बट्टे में 5, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, 5 × 5 1 आ गया, तो यहाँ लिख देंगे 1, 5 × 15, तो 1, कितना आ गया, 3, ठीक है। तो आपका सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 4 आपका है sin a होल बाई 1 + cos a + 1 + cos a बटे sin a = 2 cos a के, ठीक है। तो आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। इसमें करना क्या है कि एक पार्ट को LHS को लेकर चलना है, RHS को लाना है, या RHS को लेकर चलिए LHS को लाइए। तो चलिए इसमें हम लोग LHS को लेकर चलते हैं और RHS को ला देते हैं। तो LHS यहाँ एक बार लिख लेना है। अब पूरे LHS पार्ट को एक बार फिर से लिखना है। तो sin a होल बाई 1 + cos a प्लस, ठीक है, 1 + cos a होल बाई sin a हो गया इतना। अब क्या करना है, आप भिन्न का जोड़ करना अगर जानते होंगे तो इसका भिन्न का जोड़ करिए। तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, नीचे का नीचे, ठीक है। इसका गुणा इसमें करेंगे तो sin क्या हो जाएगा, sin² a प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे, देखिए उतना ही है तो होल स्क्वायर बना देगा, तो 1 +
कॉस ए का होल स्क्वायर होल बाई, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो साइन ए मल्टीप्लाई मत करिए, से लिखे रहिए 1 प्लस कॉस ए, हो गया इतना। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो साइन स्क्वायर ए को लिखे रहते हैं ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर हो गया, प्लस 2a भी आएगा, तो 2a, ए का मान 1 है, बी का मान कॉस है, तो 2 कॉस ए, ठीक है, होल बाई साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, हो गया इतना। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़े हैं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होगा 1 होगा। तो इसकी जगह पे और इसकी जगह पे मिला करके क्या लिख देंगे 1, प्लस 1 ऑलरेडी पहले से है, प्लस इसको लिख लेते हैं 2 कॉस ए होल बाई साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, हो गया इतना। अब देखिए अब क्या करना है, 1 और 1 2, 2 हो गया, प्लस 2 कॉस ए, इसको लिख लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू लगाए रहिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए होल बाई साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, हो गया। अब देखिए ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 बचेगा यहाँ से, प्लस यहाँ से क्या बचेगा कॉस ए होल बाई, अब देखिए नीचे वाले को लिख लेना है साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, तो देखिए 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए कट गया, 2 बटा साइन बचा, तो 2 इंटू 1 बटा ऐसे लिख सकते हैं साइन ए, तो 1 बटा साइन ए किसका सूत्र होता है दोस्तों कोसेक का, तो इक्वल टू, ठीक है, 2 लिख लेते हैं, 1 बटा साइन बराबर क्या हो जाएगा कोसेक ए, तो हमारा सिद्ध हो गया, तो यहाँ लिख देंगे RHS, ठीक है। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ये ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक मीनार के आधार के दोनों तरफ 100 मीटर और 25 मीटर दूर उसी समतल पर स्थित 2 बिंदुओं ए और बी जो एक सीधी रेखा में हैं, उन पर से मीनार के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें करना क्या, पहले हम लोगों को फिगर तैयार करना है, एक मीनार लेना है और मीनार के दोनों साइड 2 बिंदु लेना है, ठीक है। तो चलिए पहले फिगर को तैयार करते हैं। देखिए एक आप लोगों को एक ऐसी सीधी मीनार बना लेनी है इस टाइप से, ठीक है, और ये आपका आधार बिंदु हो गया, तो आधार से दोनों साइड ऐसे जाती हुई रेखा खींच लीजिए, ये आपका हो गया क्षैतिज, ठीक है। अब एक बिंदु का नाम रख दीजिए ए और एक बिंदु का नाम रख दीजिए बी। यही कह रहा था कि एक मीनार के आधार के दोनों तरफ ए और बी बिंदु 2 ठो हैं, ठीक है, यहाँ 90 डिग्री कोण बन जाएगा, ये आपका हो गया मीनार, यहाँ लिख देंगे मीनार, ठीक है। ए बी नाम रख दिए, इसका सी चल रखते हैं, इसका डी रख देते हैं। अब यहाँ से जब इसको देखा जा रहा है मीनार के शिखर को, तो उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। उन्नयन कोण क्या है, एक दूसरे के कोटि पूरक। तो अगर हम लोग एक कोण मान ले थीटा है, तो दूसरा का कोण क्या हो जाएगा कोटि पूरक कोण। क्या होता है कि 2 कोणों का योगफल 90 अंश हो जाए, तो अगर 90 में से इसको घटा लेते हैं थीटा को, तो ये हमारा हो गया 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखिए अब क्या कर रहा था, इसमें थोड़ा सा और क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। 100 मीटर, देखिए एक मीनार के आधार के दोनों तरफ 100 मीटर और 25 मीटर दूर, तो एक हम लोगों को 100 मीटर ले लेना है और एक क्या ले लेना है 25 मीटर। तो चलिए इसको हम लोग 100 मीटर मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 100 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 25 मीटर, ठीक है। अब हम लोगों से पूछ रहा था कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो आप क्या करिए, एक बार ये समकोण त्रिभुज लेकर चलिए और एक बार ये समकोण त्रिभुज लेकर चलिए, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, मान लीजिए पहले मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई, ठीक है, h मीटर है। कितना है, चलिए h मीटर मान लेते हैं। तो जब h मीटर मान लिए, तो अब हम सब लेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण, ठीक है, त्रिभुज, इसमें ले लीजिए ACD में, ACD में, ठीक है। तो देखिए लंब पता है, h माने हैं, आधार पता है, तो लंब और आधार में किसका सूत्र होता है tan का। तो tan ले लीजिए, tan कितना लेंगे थीटा लेंगे, तो tan थीटा बराबर लंब कितना माने हैं, ये मीनार की ऊंचाई h माने हैं और आधार कितना आपका है 100 मीटर रख दिए, ठीक। अब क्या करना है, इसको कंडीशन नंबर हम लोग चलिए फर्स्ट बना लेते हैं, या तो देखिए tan को क्या करिए कॉट में चेंज कर दीजिए, तो tan थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा लिख करके इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, तो 100 के बटे में क्या हो जाएगा
h, इसको कंडीशन 1 बना लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब इधर वाला लेकर चलते हैं, तो इसमें भी tan लेकर चलेंगे। पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज BCD में, BCD में। ठीक है, तो अब क्या लेकर चलेंगे, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू h लंब हो गया, आधार कितना है 25 है। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा, cot लिख दीजिए h बटा 25। ठीक है, अब cot थीटा का मान निकालने हैं ऊपर, देखिए 100 बटा h रख दीजिए यहाँ पे, 100 बटा h। ठीक है, इक्वल टू h के बटे में क्या हो जाएगा 25। अब तिरछे तिरछे मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका गुणा इसमें करेंगे तो h स्क्वायर, ठीक है, इसका इसमें करेंगे तो 2500। ठीक, अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले ले तो h बराबर कितने का वर्ग है 50 का। ठीक है, देखिए 50 में 50 का गुणा करेंगे तो कितना, 5 पंजे 25 हो जाएगा, और 2 जीरो बढ़ा देंगे 25 हो गया, तो 50 का वर्गमूल है, ये वर्ग है, तो हमारा कितना आ जाएगा 50 मीटर। तो यहाँ लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई, ठीक है, कितनी आई 50 मीटर है। ठीक है,